और भी चर्चा होती है एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, इस बात, क्योंकि पर्सनल रिलेशन कुछ भी हो सकते हैं। हम अगर राजनीति में नहीं है, हम अपने दोस्ती निभाएं, रिश्तेदारी निभाएं, लेकिन जब हम राजनीति में हैं, हमने अपना वो कर्तव्य निभाना है जो जनता ने हमें सौंपा है। लोगों के प्रति लोग क्या चाहते हैं, उनकी प्राथमिकता क्या है, वो हमारे से क्या चाहते हैं जी। वो हमारे से ये नहीं चाहते कि हम अपनी दोस्ती निभाएं, रिश्तेदारी निभाएं। वो ये चाहते हैं कि हमने ऐसा नेता चाहिए जो लोगों का मान सम्मान बढ़ाए, उनको न्याय दिलाए। तो मैं ये कहता हूँ, विनोद जी की बात की, मैं इस बात की तारीफ करता हूँ। ये चीजें सब अलग हैं, लेकिन सबसे बड़ा कर्तव्य जनता की आशाओं के अनुरूप उतरना है। और एक और मैं बात ऐड करना चाहता हूँ, रोहतक के भी कि मैं केवल एक कंस्टिट्यूंसी, रोहतक वाले खुद दुखी हैं बहुत बुरी तरह। उसने सारा कंसंट्रेट किया अपनी सारी सरकार का केवल कलोई पर जी। आप वहाँ आरटीआई के तहत सारी बातें होंगी, सारी सिलसिला आएगा कि जो कुछ भी किया, चाहे विकास की बात है, चाहे नौकरियों की बात है, कुछ भी हो, केवल एक कंस्टिट्यूंसी पकड़ ली 90 में। उस आदमी को अधिकार नहीं है प्रदेश पर राज करने का, वो केवल उसको अधिकार है केवल एक कंस्टिट्यूंसी के लिए। एक जो राजधर्म होता है, उसने राजधर्म को नहीं निभाया जी, राजधर्म नहीं निभाया। इसलिए मैं कहता हूँ लोग उसको कंडम करेंगे, आज भी कंडम करते हैं। और जो विनोद जी की बात का मैं कहना चाहता हूँ कि 9 साल इंतजार क्यों किया। चौधरी भजन लाल जी को हरियाणा की राजनीति का चाणक्य माना जाता था। ये कहते थे कि वो पीएचडी हरियाणा की राजनीति के। 2005 में जब हम 67 एमएलए चौधरी भजन लाल जी के नेतृत्व में बन के गए, विनोद जी भी एमएलए थे, कुलदीप जी एमपी थे, मैं भी एमएलए था। जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस हाईकमांड ने डिक्लेयर किया, चौधरी भजन लाल जी ने इमीडिएटली ये नहीं कहा मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया इसलिए मैं पार्टी छोड़ता हूँ, ऐसा नहीं कहा। मैं बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ, चौधरी भजन लाल जी ने ये कहा कि देखो भाई, मौका मिलना हो सकता है ये मेरे से बढ़िया शासन दे दे, इसलिए हमने वेट करनी चाहिए, इंतजार करना चाहिए। केवल मैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए राजनीति में नहीं आया। लोग क्या चाहते हैं, लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास किया, पार्टी हाईकमांड ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर विश्वास किया, इसलिए हमें इंतजार करें, हो सकता हमारे से बढ़िया शासन दे दे। हम 2.5 साल तक इंतजार करते रहे और जो कुछ भी हम कहते थे उनको रास्ता दिखाने के लिए नहीं माने, लेकिन अल्टीमेटली हमें धक्का देकर बाहर कर दिया। इसलिए मतलब सवाल ये है कि वो एक समय है कि आदमी को कुछ समय तो दिया ही जाए। अगर उसको समय नहीं दोगे, उसकी अच्छाई बुराई समय दिया उसके बाद फैसला लिया। रोज एक और सवाल आपसे, अभी आपने जो बात कही, पिछले विधानसभा चुनाव की अगर बात करें, हमें याद है कि उत्तर हरियाणा में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले आप विधायक आप थे उत्तर हरियाणा में। तो क्या लगता है, आपने आक्रोश की बात की, तो क्या लगता है कि जनता उस आक्रोश को अभी भी फिर जाहिर करेगी? आपने बताया कि किस तरह से जो चीजें चाहते थे वो चीजें सरकार नहीं कर पाई, क्योंकि आपको तो जनता ने चुनकर भेजा था। जम्मू कश्मीर में बाढ़ आई है ना अभी जी, हम सबको दुख है जी, और हम इस दुख को, उन लोगों के दुख में शामिल हैं जी। लेकिन मैंने देखा कि बाढ़ का पानी जैसे आया, जो भी रास्ते में चीज आई उसको बहा के ले गया, यहाँ तक कि कश्तियों को भी बहा के ले गया जिसमें लोग बैठ के पानी में चलते हैं। इसी तरह की बाढ़ है जी, इसी तरह की बाढ़ है हरियाणा में। कांग्रेस को इसी बाढ़ के बीच में बहा के ले जाएंगे लोग। लोगों की भावनाएं एक बाढ़ हैं और कांग्रेस उस बाढ़ में फंसी है और बाढ़ उसको बहा के ले जाएगी। जी, अब बिल्कुल युवाओं की बात हरियाणा की सियासत में हो रही है। नहीं, उनकी किस्ती का जिक्र इन्होंने जो किया है उनकी किस्ती पता क्या है जी, उनका कहना है मेरी कश्ती डूबी वहां पे जहाँ पे पानी का आज हमें तो अपनों ने मारा गैरों में कहा था मेरी कश्ती वहाँ डूबी जब पानी का। उनकी किस्ती आज जो अंडरग्राउंड मैच फिक्सिंग हो रहा है, उनकी कश्ती है बीजेपी और दोनों को वो आकर ले जाएगी इस सारी। अच्छा मलिक साहब, आपने चूंकि बीजेपी का जिक्र कर ही दिया, बीजेपी की तरफ से बहुत दावे हो रहे हैं, हमने पहले 100 बार चर्चाएं की, लेकिन अब बीजेपी ने एक फैसला कर लिया है कि वो मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेंगे, कोई मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट नहीं होगा, कोई चेहरा नहीं होगा। बीजेपी इतने विश्वास में भी मोदी को ही सामने क्यों रख रही है कि वो अपने किसी नेता के चेहरे को सामने ले आते हैं? ये देखिए, मैं बताता हूँ,
वो किसी चेहरे को सामने नहीं रख रहे। फिर मोदी साहब को डिक्लेयर कर दें कि वो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मोदी साहब होंगे, फिर लोग देख लेंगे कि मोदी साहब हरियाणा के चीफ मिनिस्टर बनने के काबिल हैं या नहीं है। जो पार्टी आज ये फैसला नहीं कर पाई कि उनकी पार्टी का लीडर कौन होगा, वो लोगों को न्याय क्या देंगे? फैसला करें। हमने फैसला किया कुलदीप जी के लिए, कुलदीप जी की उस फैसले पर मोहर लगाई विनोद शर्मा जी ने। इसमें झगड़ा क्या है? बाद में झगड़ा क्यों? केवल वो इसलिए कि लोगों को गुमराह करके तुम सत्ता हासिल कर लो और फिर मर्जी। जब वो आपको लगता है कि बीजेपी का इतना कैडर है या संगठन है कि वो जिसको कहते हैं कि हरियाणा के अंदर सरकार बनाने की ताकत भी रखते हैं? ये देखिए, मैं आपको बताऊं, उनका कुछ भी नहीं है हरियाणा में। वो गुमराह करके सत्ता में आना तो इतने सारे लोग जा चुके हैं। नहीं, आप देखिए जो भी पार्टी छोड़ रहा है, चाहे वो इनेलो का है चाहे वो कांग्रेस का है, वो बीजेपी में ही क्यों जा रहा है? वो अपॉर्चुनिस्ट हैं, वो वापस आ जाएंगे सारे। काफी आ भी गए। हाँ, बहुत आने लगे। इंडिपेंडेंट भी लोग बीजेपी ने अपना सर अपॉर्चुनिस्ट है अगर, तो अपॉर्चुनिस्ट तो वो होता है जिसको लगे कि हाँ वहाँ लाभ मिलेगा या किसी बीजेपी कहीं ना कहीं लाभ देने की स्थिति में आ रही है। मैं आपको बताऊं, आप एक दो नाम बताएं। मैं कहता हूँ एक दो नाम बताएं, माफ करना, कि जो भी लोग गए हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, वो ये कह के गए हैं कि हमें हमारी पार्टी में ये नहीं मिला इसलिए हम जा रहे हैं। यानी कि इसलिए गए हैं कि उनको उस पार्टी में कुछ मिला नहीं है। उनको क्या इस बात का विश्वास है कि वहां मिल जाएगा? अगर वहां भी नहीं मिलेगा तो उसको भी छोड़ देंगे। ये तो एक सोच की बात है। अगर कोई इंसान एक पार्टी को इसलिए छोड़ सकता है कि उसकी पार्टी ने उसे कुछ चीज दी नहीं, तो जब दूसरी पार्टी वो चीज उसे नहीं देगी तो उसको भी छोड़ देंगे। और दूसरा, क्योंकि केंद्र में बीजेपी गवर्नमेंट है, तो हर आदमी का ऐसे अपॉर्चुनिटी लोगों का स्वार्थ भी छुपा होता है कि कहीं न कहीं पहले यहाँ मलाई खा ली हमने स्टेट गवर्नमेंट में, अब कहीं न कहीं हम सेंट्रल गवर्नमेंट में कुछ मलाई खा लेंगे। कुछ स्वार्थी लोग भी होते हैं, उस स्वार्थ में भी लोग चले गए हैं। लेकिन जिस स्पीड से गए हैं, आप देख रहे हैं उसी स्पीड से छोड़ छोड़ के ही भाग रहे हैं बीजेपी। उनकी स्थिति आज वही है। तो उनमें से कुछ लोग आप लोगों के भी चाह रहे होंगे कि हाँ भाई ये भी गठबंधन अब कहीं ना कहीं एक तरीके से उस स्थिति में पहुंच रहा है कि हो सकता है कि कल को सरकार बनाने की स्थिति में हो और उनको यहाँ भी लाभ दिखता नजर आने लगे, तो क्या देखिए, एक तो हो सकता है नहीं, निस्संदेह हम अगली सरकार बनाएंगे, और दूसरा उनको लाभ दिख रहा है। और जैसा मैंने कहा, विनोद जी के मेरे संपर्क में बहुत लोग हैं ऑलरेडी, लेकिन हम बहुत ठोक बजा के अच्छे लोग होंगे उनको लेंगे हम, जिसको हमको लगता है जीतने वाला उम्मीदवार है, कोई सरकार से तंग होके गया है या और पार्टी तंग गलत पार्टी में बैठा था, अगर वो अच्छा उम्मीदवार है, जिताऊ उम्मीदवार है, ईमानदार, निस्संदेह हम लेंगे, इसमें कोई दो राय बात। कुलदीप जी, हरियाणा की सियासत में युवाओं की बात हो रही है। विनोद शर्मा जी और उनकी पार्टी हरियाणा जनचेतना पार्टी लगातार इंटरव्यू सिस्टम पर सवाल खड़े करती रही है, मुद्दा भी बनाया है। आपको इस गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के आप उम्मीदवार घोषित किया है आपको, तो एज ए यूथ आइकन अगर हरियाणा के युवा कुलदीप बिश्नोई को देखते हैं, तो कुलदीप बिश्नोई बतौर अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो हरियाणा के युवा के लिए क्या करेंगे? क्या मैसेज आपका हरियाणा के युवा? देखिए, हमारा सबसे बड़ी बात तो ये कि मैं सबसे नौजवान मुख्यमंत्री कैंडिडेट हूँ इस वक्त, तो नौजवानों की दुख तकलीफ को मैं बहुत अच्छी तरह समझ सकता हूँ और वो मुझसे रिलेट कर सकते हैं कि हम उम्र है, हमारी बातों को समझ सकता है। दूसरा, आपने कहा कि भाई हम क्या करके देंगे। अगर हमारा संकल्प पत्र आप देखें, हमने इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज से लेके डुअल एजुकेशन सिस्टम से लेके गर्ल्स कॉलेजेस से लेके गर्ल्स यूनिवर्सिटीज से लेके हर चीज़ को तवज्जो दी है। हमारा संकल्प पत्र दोनों पार्टियों अगर आप देखें, हमने हर जाति को देखा, हर इलाके को देखा, क्योंकि प्रश्न युवाओं का है, इसलिए मैं युवाओं का ही चर्चा करूंगा उसके बीच में से निकाल के, कि हमारी विजन क्लीन और क्लियर तरीके से आपको हमारे संकल्प पत्र में देखने को मिलेगी। हमने किसी प्रकार का ना झूठा उसके अंदर वादा किया। एक बात अगर आप कहें कि भाई कोई एक बात आप बता दें कि युवाओं के लिए क्या करके देंगे, वो मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत कुछ हमें करना है। 16-17 सालों से जब से चौधरी भजनलाल जी सरकार गई, नौजवानों को सिर्फ प्रताड़ित किया गया है, कभी जात पात के नाम पर, कभी इलाकावाद के नाम पर। हमें उस चीज़ से उभार के जो वंचित रह गए हैं, चाहे वो जाट है, नॉन जाट है, किसी बिरादरी का हो, जो वंचित लोग रह गए हैं इलाकों के सब नौजवान, उनको हम बराबर ये जो एसएससी बोर्ड इसके बारे में जिसको साइमन कमीशन कहा विनोद जी ने,
इसको क्या आप एबॉलिश करेंगे अगर आप मुख्यमंत्री बनते हैं? 100% करेंगे इसको? बिल्कुल। जो विनोद जी ने संकल्प पत्र अपना बनाया है, घोषणा पत्र, उसमें बहुत लोगों की नब्ज को देख के, दुख को देख के बनाया कि भाई जिस चीज़ से लोगों के साथ ज्यादती होती है उस चीज़ को हमें हर हालत में हटाना होगा। हम फर्क सरकार बनाना चाहते हैं, इसलिए रोज मैं अपने भाषणों में भी कहता हूँ कि राजनीति के मायने बदलना चाहता हूँ। तो उसकी चीज़ें वही हैं जो इन्होंने बात रखी, धरातल की बातें हैं, क्योंकि जमीन से जुड़े बहुत लंबा तजुर्बा विनोद जी का रहा। तो उस अपने तजुर्बे से और लोगों के दुख को उन्होंने घोषणा पत्र में डाला है। अगर हमारे अलायंस की गवर्नमेंट बनती है तो निस्संदेह हम उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। कुलदीप जी, अगर पिछले 10 सालों की बात की जाए, युवाओं की हम बात कर रहे थे, तो ये कहा गया कि युवा हरियाणा में सिर्फ एक ही जिले के युवा माना गया, उन युवाओं को नौकरी में तरजीह दी गई। तो क्या हरियाणा की जनता आप पर कैसे विश्वास करे कि आप मुख्यमंत्री बनते, आपके गठबंधन की सरकार बनती है और आपको हिसार के अलावा पूरे हरियाणा में युवा दिखेंगे? इस बात को कैसे विश्वास? देखिए, हमारा इतिहास आपको देखना चाहिए कि चौधरी भजन लाल जी का बहुत लंबा चौड़ा इतिहास रहा। कौन सा ऐसा परिवार है हरियाणा के अंदर जो हरियाणा के हर कोने में चुनाव लड़ के जीतता आया हो? और कालका से मेरे भाई साहब 4 चुनाव लड़े, चारों जीते। पिताजी फरीदाबाद से लड़े जो यूपी का बॉर्डर है, वहाँ से सांसद बने। मैं भिवानी से लड़ा, सांसद में जीता, वहाँ से जो राजस्थान बॉर्डर है। भजनलाल जी करनाल से सांसद बने जो सेंटर ऑफ हरियाणा है। मेरे कजन ब्रदर फतेहाबाद से लड़े जो पंजाब बॉर्डर है। ये चारों कोनों से और बीच में से क्यों जीत रहे हैं चुनाव हम लोग? क्यों लोग हमें आशीर्वाद दे रहे हैं? क्योंकि हमने कभी भेदभाव नहीं किया रोजगार के नाम पे, विकास के मामले में। अगर समान विकास, समान रोजगार किया हो तभी जनता हमें आशीर्वाद देगी। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर रहा किलोई से चुनाव लड़ने की। क्या जरूर है, पर मेरा दावा है वो कहीं चुनाव लड़ नहीं पाएगा बाहर से, सिर्फ दिखावे की बातें हैं। अगर करे तो बहुत बढ़िया चैलेंज विनोद जी ने भी किया, उनको बहुत सराहनीय है। तो हम लोगों ने, मैं इसमें फिर रोहतक से नीचे लाना चाहता हूँ केवल मैं वही कर रहा हूँ, मुझे सारा पता है। मेरी असेंबली कंस्टिट्यूंसी और उनका बॉर्डर लगता है, इधर कलोई इधर गोना है, लेकिन मुझे पता है वहाँ के लोगों की क्या स्थिति, वो भी बहुत दुखी है। इसलिए सिर्फ कलोई पर ही टिकाए रहने दो क्योंकि वही तो, और कलोई भी देखेगी। कलोई में भी ये हाल है, एक घर के 8 लगा दिए, 10 घरों का एक भी नहीं लगाया। तो सरकार तो दावे करिए कि रोहतक, सोनीपत, झज्जर जो जाट लड़ने यहाँ पर, मैं कहता हूँ वो 100% गलत दावे हैं, 100% गलत दावे हैं। उन दावों की पोल खुल जाएगी। अब तो 28-29 दिन बाकी हैं, लंबी चौड़ी बात नहीं है। एक बात तो और मैं छूट गई वो बात कि आपने जिक्र किया था कि बहुत लोग वहाँ बीजेपी में क्यों जा रहे हैं, बीजेपी से वापस। बीजेपी की स्थिति आज वो है जैसे एक दुकानदार की, किसी ने बीड़ी का बंडल लेना है तो दुकान पर जाएगा, मिल जाएगा जब भी वापस आएगा, नहीं मिलेगा जब भी वापस हुआ, दुकान पर दूसरे बैठना नहीं। जो रुके रहेंगे वो मतलब में रुके रहेंगे, और जो मतलब उनका पूरा नहीं होगा वो वापस आ जाएंगे। वो कोई आदमी सिद्धांतिक तौर से नहीं जा रहा कि मेरे उनके साथ विचार मिलते हैं, कोई आदमी जाए। विनोद जी का 2-3 दिन में ये खबर भी आई कि वीरेंद्र सिंह भी कुछ फ्रस्ट्रेट है। नहीं, मैं कहता हूँ विनोद जी और हमारी पार्टी का गठबंधन हुआ, क्योंकि हमारे विचार मिलते हैं। हम अब मतलब में इकट्ठे नहीं हो रहे, वैचारिक तौर पे इकट्ठे हैं, और वो विचार वो हैं जो लोगों को न्याय देंगे। जो आदमी मौका प्रस्त है, मौका निकलेगा जब भागेगा, और मौका तो कितने लोगों का निकल जाएगा। एक के कंस्टिट्यूंसी में 10-10 भाग क्यों भाग रहे हैं वापस? एक बार ये हरियाणा की जो राजनीति में जाट नॉन जाट, इसका जो इशू खासतौर पर जब चुनाव आते हैं तो राजनीतिक दल ये विषय खासतौर पे क्यों उठाते हैं? उठाने के साथ साथ कहीं ना कहीं ये लाइन राजनीति के द्वारा ही या राजनीतिज्ञों के द्वारा ही हमेशा से हरियाणा में रही है। आप देखेंगे बाकी वैसे कभी ये विषय नहीं रहता, खासतौर पर जब चुनाव आने वाले। देखिए, ये लाइन जो है ये चौटाला की और हुड्डा की खींची हुई है। हम जात पात में विश्वास नहीं करते हैं बिल्कुल भी। हमारे लिए सभी 36 बिरादरियां एक समान हैं। तो ये जो लाइन खींचने स्वार्थी लोग हैं जो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं नॉन जाट का चेहरा माना जाता है। देखिए, वो मेरे लिए फख्र की बात है। अगर एक तरीके से अगर कोई मुझे अपना चेहरा मानता है तो वो मेरे लिए फख्र की बात है, लेकिन मेरे मन में और मेरे हरियाणा को भी नॉन जाट का ही कहीं ना कहीं एक तरीके से चर्चा में रहता है कि हाँ, ये गठबंधन जो है एक तरीके से नॉन जाट का गठबंधन है। और ये जो एक तरीके की हवा चली है या चलने की संभावना, धर्मपाल मरी जी जो सीनियर जाट लीडर हैं हमारे साथ, उनका आशीर्वाद है, तो वो सिर्फ एक नॉन जाट गठबंधन कैसे बोल सकता है कोई आदमी? नहीं, ये बात ये चर्चाएं वो लोग जिनका वेस्टेड इंटरेस्ट है वो जान पूछकर लगाते हैं। लेकिन
किसी भी तरह से भी हमारे गठबंधन की तरफ से किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। इसमें गैर जाट करने की जरूरत नहीं। और जो ऐसे लोग हैं उनसे पूछो कि भाई तुम जब सवाल आता है बीमारी का तो तुम ये नहीं कहते मेरी बिरादरी के एक डॉक्टर के पास लेकर चलो, वो यूँ कहते हैं जी बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर के पास जाओ। जब उन्होंने अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़वानी पड़ती है वो क्यों नहीं कहते मेरी बिरादरी के मास्टर से ट्यूशन पढ़ाओ। लेकिन जब लोगों के साथ ठगी करनी होती है तो फिर चुनाव की बात आएगी या वोट की बात आएगी, वो ठग हैं, वो बिल्कुल गलत बात है। कुलदीप श्री भजन लाल जी के साथ में रहा, वो चीफ मिनिस्टर थे, मैं प्रेसिडेंट था। श्री भजन लाल जी में जात बिरादरी बिल्कुल नहीं थी, कुलदीप जी में जात बिरादरी बिल्कुल नहीं है। विनोद शर्मा जी हम इकट्ठे रहे, बिल्कुल नहीं है। गलत आदमी चाहे मेरी बिरादरी का हो चाहे दूसरी बिरादरी का हो, उसको दंड दिया जाएगा। और वो दंड मिलते ही ये कहे मुझे इसलिए दंड दे दिया कुलदीप जी ने क्योंकि मैं जाट हूँ, ये गलत बात है। विनोद जी, मैं एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछना चाहता हूँ। ये सारी राजनीति की चर्चा और तमाम सारी ये भी कई बार चर्चा में आती है एक बात कि आपके विषय में भगवान का दिया आपके पास सब कुछ है। इतना लंबा संघर्ष करना राजनीति में भी और बाकी अपने व्यक्तिगत जीवन में भी, आज तक आपके ऊपर एक भी किसी भी तरीके का आरोप नहीं लगा। इस सब के बावजूद 40 वर्षों का इतना लंबा राजनीतिक करियर होने के बावजूद एक पार्टी बनाना, इस उम्र में आके जब लोग आराम करते हैं, जब लोग कि हाँ भाई आदमी क्यों संघर्ष करता है कि एक स्टेज पे जाके उसकी कंफर्टेबल लाइफ हो, आपको ऐसा क्या लगा? आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। आपने अभी खुद कहा कि ना मुझे मंत्री बनने की इच्छा, ना मुझे किसी और चीज़ बनने की इच्छा। उसके बावजूद एक राजनीतिक दल खड़ा करना, इसके पीछे की सोच और इसके पीछे का आपका लक्ष्य, एक तरीके से आपको कौन सी ऐसी चीज़ लगी जिससे आपको ये लगा कि नहीं, इस उम्र में भी, इस स्टेज में भी, इस उम्र में सड़कों पे आना, आंदोलन करना, तमाम सारी चीज़ें करना, आपको कौन सी चीज मोटिवेट करती है या आपके इसके पीछे का क्या है? एक लाइन का जवाब मैं अभी की बात है, मैं एक बात जोड़ रहा हूं।